आइए दोस्तों, हम फसल के आज दूसरा पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले में हम फसल के पहले पार्ट को पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर हम फसल उत्पादन के आधारभूत कृषि पद्धतियों के बारे में जानेंगे। तो फसल उत्पादन की सबसे मेनली चीज़ सबसे पहले क्या होना चाहिए, इस चीज़ को जानेंगे और इसी अच्छा फसल कैसे उगाएंगे वैज्ञानिक तरीक़ों से, यह बताएंगे आपको। तो यहाँ पर है कि उत्तम फसल यानी कि अच्छा पैदावार के लिए, अच्छा फसल उगाने के लिए उचित प्रकार की मिट्टी होना सबसे पहले चुनना होता है कि उचित मिट्टी होना चाहिए। उचित प्रकार की मिट्टी ना हो तो फसल बढ़िया नहीं होगा। उत्तम बीज होना चाहिए। बीज अगर ख़राब ले आइएगा तो भी फसल बढ़िया नहीं होगा। तो उत्तम बीज, उत्तम प्रकार की मिट्टी और उन्नत कृषि औजार होना चाहिए। अब ख़राब खुरपी लेकर जाइएगा जो कि अच्छा ना हो तो उससे भी फसल अच्छा नहीं हो पाएगा। ख़राब किस्म का कुदाल से जाइएगा मिट्टी खोदने के लिए, मिट्टी खोदाएगा ही नहीं, कुदाल टूट जाए या कोई। तो उन्नत कृषि औजार होना चाहिए फसल उगाने के लिए। और उचित मात्रा में खाद तथा उर्वरक का प्रयोग होना चाहिए। आप ज़्यादा खाद दे दीजिएगा तो भी फसल पाने के लोभ में ज़्यादा खाद दे दीजिए तो भी फसल नष्ट हो जाएगा। उर्वरक भी ज़्यादा दे दीजिएगा तो फसल नष्ट हो जाएगा, तो अच्छा नहीं हो पाएगा। सिंचाई की समुचित व्यवस्था होना चाहिए। सिंचाई का समुचित व्यवस्था न हो तो भी अच्छा फसल नहीं हो पाएगा। अगर समय समय पर सिंचाई ना हो पाया तो हमारा फसल खराब हो जाएगा। तो इसके लिए समुचित व्यवस्था होना चाहिए। खरपतवार तथा फसल के रोगों पर नियंत्रण होना चाहिए। खरपतवार कहने का अर्थ है कि जो फसल जब हम खेत में उगाते हैं तो उस समय फसल के साथ साथ दूसरे प्रकार के कई घास उग जाते हैं। उस घास को खरपतवार कहते हैं, जो कि निकालना ज़रूरी होता है। अगर उसको नहीं निकाले तो हमारे फसल का जो फसल है वो भी ख़राब हो जाएगा और उसके वजह से कई प्रकार के फसल में रोग भी लग जाते हैं। तो ये फसल पर नियंत्रण करने के लिए अच्छा फसल को पाने के लिए ज़रूरी है। तो खरपतवार तथा फसल के रोगों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। तो ये चीज़ हमको अच्छा फसल उगाने के लिए ज़रूरी होता है। इसमें कृषि पद्धतियाँ हैं कि फसल उगाने के क्रम में हम जितने भी काम करते हैं वह सब काम सारा काम ही कृषि पद्धतियाँ के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे फसल उत्पादन, हमने यहाँ लिखा है कि फसल उत्पादन के दौरान किसान द्वारा किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप को हम कहते हैं कृषि पद्धतियाँ। तो जो भी फसल के दौरान जो भी हम काम करते हैं उस खेत में, वह सब क्रियाकलाप को हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है, सब आदमी को पता है। और कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लगभग 70% लोग जो है वह कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। 70% लोग। और समय के अनुसार समय जैसे बढ़ रहा है, जनसंख्या भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन भूमि तो नहीं बढ़ रही है, भूमि सीमित है। तो इसके लिए हमको फसल के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन, उचित प्रबंधन और भंडारण तथा वितरण आवश्यक होता है। हम यहाँ पर वैज्ञानिक ढंग से खेती के बारे में जानेंगे। तो कृषि प्रधान देश है, ज़्यादातर लोग कृषि नहीं तो पशुपालन पर आधारित है। तो कृषि पशुपालन पर आधारित है तो इसके लिए जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है और भूमि सीमित ही रह जाती है। तो उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन, उचित प्रबंधन और भंडारण बहुत ज़रूरी है, इसका वितरण भी। तो ये बात समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, तो मिट्टी की तैयारी। फसल उगाने के लिए सबसे पहला काम जो करते हैं वह करते हैं मिट्टी की तैयारी। तो मिट्टी की तैयारी क्यों आवश्यक है? तो मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी में ही सारे जीव उत्पन्न होते हैं और विकास करते हैं। तो मिट्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है। इसी में सभी पौधे उत्पन्न तथा विकसित होते हैं। यह पौधों की जड़ों को आधार देते हैं। मिट्टी जो है पौधों की जड़ों को आधार देगा। मिट्टी में ही सभी पौधा का उत्पन्न होगा और विकास करेगा। मिट्टी से ही पौधों को जल तथा पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो मिट्टी पौधों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे पहला काम है फसल उगाने के लिए मिट्टी का
मिट्टी की तैयारी करना। यहाँ पर है मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव तथा केचुआ। मिट्टी में सूक्ष्म जीव और केचुआ पाया जाता है जो मिट्टी को ऊपर नीचे कर देता है। केचुआ को देखे होंगे कि मिट्टी का घर बना लेते हैं, यानी नीचे वाला मिट्टी को ऊपर ले आते हैं, ऊपर ला करके नीचे से ऊपर करते रहते हैं। ये केचुआ हो गए। सूक्ष्म जीव और भी सारे होते हैं जो तो ऊपर नीचे कर ढीली कर देते हैं, यह ढीली और भुरभुरी बना देते हैं। इससे क्या होता है कि जीव जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बना हुआ रहता है हमेशा। अगर ये सूक्ष्म जीव और केचुआ न हो तो मिट्टी की उर्वरता नहीं रह पाएगी हमेशा के लिए। तो इन लोगों के होने के कारण ही मिट्टी में उर्वरता बना हुआ रहता है। अपघटन तथा हुमस का निर्माण भी मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव ही करते हैं। जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब जो है मिट्टी का अपघटन करते हैं, मिट्टी तथा हुमस बनाते हैं। तो ये करते क्या है कि जो पौधे तथा जंतु के मृत शरीर होते हैं उसका अवशोषण कर देते हैं, अपघटन करके फिर से खाद जैसा निर्माण कर देते हैं। तो मिट्टी में उर्वरक बना हुआ रहता है, उर्वरता बनी हुई रहती है। तो ये अपघटन तथा हुमस का निर्माण करते हैं। तो मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हो गए, केचुआ हो गए, जीवाणु हो गए, कवक हो गए, प्रोटोजोआ हो गए। तो ये सब अपघटन से क्या होता है कि मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त होता है। अपघटन से जलधारा का क्षमता बना हुआ रहता है, मिट्टी में बढ़ जाता है, जल धारण क्षमता भी बढ़ जाता है, मिट्टी को पोषक तत्व भी प्राप्त होने लगता है। और इसी कारण जो है इन सूक्ष्म जीवों को हम कहते हैं किसानों का मित्र। तो इसीलिए इन जीवों को हम क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहते हैं। ये दोस्त जैसा काम करता है किसान के लिए, इसलिए किसानों का मित्र कहा जाता है। तो यह मिट्टी की तैयारी आगे और देखते हैं। तो मिट्टी के तैयारी में यहाँ मिट्टी की ऊपरी परत शीर्ष मृदा कहलाती है। मिट्टी के जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको शीर्ष मृदा कहते हैं। इसी परत में पौधे पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। इसी मिट्टी की ऊपरी परत यानी शीर्ष मृदा में ही पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होता है। मिट्टी को उलटने पलटने से ही पोषक तत्व मिट्टी की ऊपरी परत में आ जाती है, यानी शीर्ष मृदा में आ जाती है जब हम मिट्टी को उलटते पलटते हैं। तो इसके अलावा मिट्टी की कणों के बीच में वायु संचरण बढ़ जाता है, और वायु संचरण बढ़ने से पौधे की जड़ों को श्वसन में बहुत मदद मिलती है। तो मिट्टी को उलटना पलटना क्यों ज़रूरी है? तो मिट्टी को उलटना पलटना ज़रूरी है कि इससे पोषक तत्व मिट्टी के ऊपर आ जाता है। और इसके अलावा होता क्या है कि मिट्टी के बीच कणों के बीच में वायु संचरण बढ़ जाता है। और वायु संचरण क्यों बढ़ना ज़रूरी है? तो वायु संचरण बढ़ेगा तब इसकी श्वसन में मदद मिलेगा, अच्छा से अच्छा फसल उग पाएगा। तो ये फसल उगाने के लिए मिट्टी को उलटना पलटना तथा भुरभुरी करना सबसे ज़रूरी काम होता है, सबसे आवश्यक कृषि कार्य है। लेकिन इस कार्य को ही हम जुताई कहते हैं। जो मिट्टी को उलटना पलटना जुताई कहलाता है। जुताई करने के लिए अलग अलग औजार का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हल का प्रयोग करते हैं, ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, ट्रैक्टर और कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से कुदाल का भी, अगर छोटा सा खेत में खेती करना हो तो इसके लिए कुदाल का प्रयोग करते हैं। तो ये मिट्टी को तैयारी के लिए, फसल उगाने के लिए सबसे पहला काम मिट्टी को तैयार करना है। जिसके लिए मिट्टी क्यों तैयार होते हैं, कैसे तैयार होते हैं, ये देख लिए हमने। चलिए, खेतों की जुताई से क्या लाभ है? तो खेतों की जुताई क्यों करते हैं? खेतों की जुताई करने वाला उपकरण हल कहलाता है। खेत को जिससे जुताई करते हैं उसको हम हल कहेंगे। ये हल लकड़ी चाहे लोहा का बना होता है। हल लकड़ी या लोहा का बना होता है। हल बैल या भैंस या ऊंट या ट्रैक्टर से खींचा जाता है। तो हल को हम बैल, भैंस, ऊंट या ट्रैक्टर से खींचते हैं। जो जानवरों के से खींचने वाला जो हल बना होता है उसमें एक ही फाल लगा होता है, उसमें एक ही ब्लेड का बना होता है हल। और जो ट्रैक्टर खींचते हैं उसमें श्रेणी क्रम में बहुत सारे उसमें ब्लेड लगा होता है। ट्रैक्टर का
प्रयोग बड़े कृषि क्षेत्र में करते हैं। छोटा छोटा कृषि क्षेत्र में हम इसी पशुओं से ही जुताई कर लेते हैं। तो ये जुताई जो है, जुताई क्यों होते हैं, तो जुताई करने से मिट्टी ढीला हो जाता है, भुरभुरी बन जाता है और इससे पौधे की जड़ों को नीचे गहराई तक जाने में मदद मिलता है। तो जुताई करने से मिट्टी ढीला तथा भुरभुरी हो जाता है और पौधे की जड़ों को नीचे गहराई तक जाने में मदद मिलता है। तो ये समझ में आ गया हो कि जुताई क्यों करते हैं। और इससे और भी फ़ायदा क्या होता है कि खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। जुताई करते समय जो दूसरे घास होते हैं वो जड़ से निकल जाते हैं। और इसमें जुताई करने से क्या होता है कि लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जितने भी लाभदायक सूक्ष्म जीव है जो इससे पहले हम बताए हैं, जैसे केचुआ हो गया और भी सारे हैं, प्रोटोजोआ हो गया, तो उस सब की संख्या में वृद्धि हो जाती है जो हमारे लिए यानी कि किसानों के लिए लाभदायक होते हैं। तो ये हुआ। कहीं पर कड़ी मिट्टी में अचानक हल नहीं चलाते हैं। पहले मिट्टी को पानी दिया जाता है। जब मिट्टी कड़ी हो तो पहले पानी दिया जाता है, फिर पानी के बाद ही जुताई करते हैं। और जब जुताई करते हैं उसमें बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, ढेला निकल आते हैं, बड़ा बड़ा चट्टान जैसा। तो इन ढेलों को ना पालट से तोड़कर समतल बनाया जाता है। पालट से तोड़ करके समतल बनाते हैं। तो ये भी पालट जो है ट्रैक्टर या हल के द्वारा खींचा जाता है। तो ढेले को समतल पालट से किया जाता है। हमारे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। तो खेतों को समतल पाटल या कहलाता है, पाटल से किया जाता है। खेतों को समतल करना क्यों आवश्यक है, खेतों को समतल क्यों करना ज़रूरी है? तो भाई खेतों का समतल करना बहुत ज़रूरी है। अगर खेत को हम समतल नहीं करेंगे तो सिंचाई भी समरूप नहीं हो पाएगा। एक तरह से कहीं पे ज़्यादा जल जम जाएगा, कहीं पे जल पहुंच ही नहीं पाएगा, कहीं पे कम आएगा। तो इसलिए खेतों को समतल करना ज़रूरी है। समतलीकरण के कारण होता क्या है कि टूटी हुई मिट्टी हल्के दबाव से बन जाती है और इससे अपरदन रुक जाता है। यानी कि अपरदन अर्थात यह हुआ कि जब तेज़ हवा चलता है तो मिट्टी को अपने साथ उड़ा ले जाता है। जबकि हम समतलीकरण करेंगे ना तो उसमें जितना भी मिट्टी टूटी हुई है वो हल्के दबाव से बंध जाएगा और उससे अपरदन नहीं हो पाएगा। तो अपरदन से बच पाएंगे और क्या, तो सिंचाई समरूप हो पाएगा। तो खेतों का समतल करना इसलिए ज़रूरी है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे अगले वीडियो में हम बुआई के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।